नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनकी स्थिति वहाँ क्या होगी मुझे नहीं मालूम है। और ये भी सही है कि आज की तारीख में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई सर्वे सर्वा नहीं है। तो ये सोचना या कहना कि मेरी स्थिति क्या होगी नहीं होगी औचित्यपूर्ण नहीं है। कांग्रेस पार्टी में मैं बरसों रहा हूँ, सबको जानता करता हूँ, और इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई हाथ है या उनका कहना या उनकी वजह से मैंने पहले किया या अब किया, ये उचित नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का इसमें कोई सवाल नहीं है। अच्छा, एक बार रुक कर लेते हैं। मनीष दीक्षित सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए। पहले कुछ तकनीकी दिक्कत थी। मनीष जी, बालेंदु शुक्ल साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आज ही कांग्रेस में वापस आए वो। प्रेमचंद गुड्डू और भी नाम, आपको लगता है कि अभी इलेक्शन के वक्त जो है ये चलेगा, तोड़ फोड़ की जो सियासत, हम जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये और चलेगी? नंबर एक। और नंबर दो, अगर बीजेपी आरोप लगाती है कि सिंधिया जी के जाने के बाद नेताओं का टोटा हो गया, तो फिर इसमें गलत क्या है? तो देखिए, जो अभी अपने सामने दो एग्जाम्पल है प्रवीण जी, चाहे वो प्रेमचंद गुड्डू का हो या बालेंदु जी शुक्ला का हो, ये दोनों ऐसे नेता थे कि जो अपने परिवार में लौट के आए हैं। ये वो लोग नहीं है जो अपनी, जिसको बोलते हैं कि जहां आपने अपनी पॉलिटिक्स शुरू करी उस पार्टी को छोड़ के गए। तो अभी दो तरह के हमको प्रयोग देखने को मिलेंगे। एक तो घर वापसी का दौर चलेगा, और ये भी हुआ कि जो होता है कि मूल पार्टी से रुष्ट होकर दूसरे दलों में जाने का सिलसिला भी चलेगा अभी। तो ये दोनों चीजें अभी जाहिर है चलेंगी। और जहां तक की बात है कि अगर कि सिंधिया जी चले गए तो पार्टी के पास कोटा हो गया, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सोचता होगा, क्योंकि सिंधिया जी का एक अपना ऑरा था। उन्होंने जो पिछली सरकार में उनका कंट्रीब्यूशन भी नहीं नकारा जा सकता। मगर ये भी सच है कि सिंधिया परिवार में शायद वो पहले ऐसे व्यक्ति होंगे, बालेंदु जी और ये लोग सीनियर हैं, इनको आइडिया होगा कि जो चुनाव हारे वो इतने ज्यादा मतों से। तो ये भी एक सच है, अगर वो इतने बड़े नेता होते, लार्जर देन लाइफ उनकी इमेज है, उनका चेहरा बहुत आकर्षित करता है, वो यूथ को अपील करते हैं, बट उसके बाद भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी 40-50 साल से आपके परिवार के पास रही है, तो ये कहीं एक सोचने को मजबूर करती है चीज कि मतदाता वैसा नहीं रहा प्रवीण जी कि वो केवल नाम पे वोट देगा। वो आपका काम देखेगा, आपका बिहेवियर देखेगा, आप संकट के समय उसके साथ खड़े हो कि नहीं खड़े हो, वो ये भी देखेगा। तो जहां तक इसकी बात है कि इधर से उधर जाने का सिलसिला है, ये तो अभी तो चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए हैं भाई। अभी चुनाव डिक्लेयर तो होने दीजिए। इधर से उधर भी जाएंगे, कुछ घर वापसी करेंगे, कुछ यहाँ से जिनको टिकट की उम्मीद है उनको नहीं मिलेगी तो वो भी वापसी करने की कोशिश करेंगे। वो हो सकता है भाजपा से भी कुछ लोग इधर से उधर चले। मंत्रिमंडल विस्तार भी होने दीजिए, असंतुष्ट तो बढ़ते जाएंगे। सही कह रहे हैं मनीष जी। एक बार पंकज चतुर्वेदी जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, जी बोलिए। मनीष जी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था, कैबिनेट विस्तार भी प्रवीण जी इसी वजह से टल रहा है बार बार, क्योंकि कैबिनेट विस्तार अगर हो गया तो जो मुट्ठी है या जो सबको एक आशा या उम्मीद लगी हुई है सबको कि भाई हमारा मौका लग सकता है, तो वो उम्मीद टूट जाएगी। और अभी राज्यसभा सबके लिए बड़ी क्रिटिकल है। अगर मान लीजिए उसमें क्रॉस वोटिंग होती है, ये डर दोनों पार्टियों को है। और अगर बीजेपी को खतरा इसलिए ज्यादा है कि बीजेपी में दावेदार मंत्री पद के ज्यादा हैं, और उसमें यह है कि 1/3 आपने रिजर्व कर दिया, 1/3 या 1/4 रिजर्व कर दिया आपने, तो सीटें जो मंत्री पद की भाई पंकज जी, आप लोग तो आप माने सीधे वो जो रेलवे की भाषा में कहते हैं डीआरएम कोटे से आ गए आप। तो अब जो जिनका वेटिंग है, जो आरएसी वाले हैं, उनमें बेचैनी वाजिब भी है। मनीष जी ने जो बात बड़े परिष्कृत शब्दों में कही, मैं सरलीकृत करके समझा दे रहा हूं। तो डीआरएम कोटे वाले तो आ गए, जो वेटिंग वाले हैं वो बेचैन हैं। फिर ऐसे नहीं कि यात्रा ट्रेन ही छोड़ दें, उतर जाएं वो लोग। देखिए प्रवीण जी, रेल से तुलना करना आपका बिल्कुल अधिकार है मीडिया का, पर मैं राजनीति को रेलम पेल या भागम भाग जैसे नहीं मानता। और आप भी इस बात को समझते हैं कि ये विश्लेषण के लिए, उपमा करने के लिए ठीक शब्द है, लेकिन राजनीति रेलगाड़ी के जैसे नहीं है कि एक ही ट्रेन है और आई और सब उसमें बैठ गए, ऐसा विषय भी नहीं है। और जहां तक कांग्रेस से भाजपा में आए मित्रों का सवाल है, तो प्रवीण जी अभी बहुत सारी चीजें समय के साथ सामने आना शेष हैं, लेकिन एक बात बहुत सुनिश्चित है
कि दो बातें आज स्पष्ट हैं। पहली है कि कांग्रेस से जो लोग छोड़कर बीजेपी में आए तो उन्होंने प्रवीण जी पहले नैतिकता का पालन किया और सबसे पहले अपनी विधायकी कांग्रेस के जिस मैंडेट पर वो चुने थे उन्होंने इस्तीफा दिया। ये बात अलग है कि विधानसभा अध्यक्ष जो तत्कालीन थे उन्होंने उसमें समय लिया, नियम कायदे प्रक्रिया के हिसाब से जो भी उनकी व्यवस्था थी, पर अंततोगत्वा वो 22 इस्तीफे स्वीकार किए गए। पहले मंत्रियों के किए गए, बाद में 16 इस्तीफे स्वीकार किए गए। तो मॉरल ग्राउंड्स पर वो सारे लोग बिल्कुल निष्कलंक हैं, साफ हैं कि जिस मैंडेट पर चुने थे उसको छोड़कर अब वो नए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, बालेंदु जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार की चर्चा दिन भर से मीडिया में बहुत सारे स्तर पर थी, क्योंकि मैं दोपहर से इस विषय पर संवाद में उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा, पहला कि भारतीय जनता पार्टी में उनको बहुत आदर सम्मान सत्कार सब मिला। जहां तक राजनीतिक कार्य का विषय, तो मुझे लगता है कि बालेंदु जी बहुत बड़े कद के राजनेता हैं। मैं टिप्पणी करूं कि उनको राजनीतिक कार्य मिला नहीं मिला, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, वो उस पर वो बेहतर समझते होंगे। तीसरा, उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि उनके राजनीतिक आवागमन में, यानी कांग्रेस छोड़ने में, बसपा में जाने में, भाजपा में आने में, पुनः कांग्रेस में जाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से का कोई लेना देना नहीं है। तो कई सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। लेकिन फिर उसी बात पर आ रहा हूं प्रवीण जी कि मनीष जी स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, बालेंदु जी थोड़ा देर से जुड़े, मैं रोक रहा हूं पंकज जी, वक्त रहा तो आऊंगा आपके पास। बालेंदु जी का रुख कर लेते हैं। बालेंदु जी, आपसे उम्मीदें लगा रखी होंगी कांग्रेस ने, जाहिर सी बात है। आपको, आपके लिए अगर उन्होंने पलक पावड़े बिछाए तो बदले में वो चाह रहे होंगे कि ग्वालियर चंबल में आप ठीक तरह से परफॉर्म करके दें। तो कितनी उम्मीदें हैं? 16 सीटें आती हैं सर उस इलाके से।